चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट दोबारा से कर दिया। चलिए टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन मेरे सॉफ्टवेयर हाउस में तो टेस्ट इंजीनियर है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? इसका मतलब है सॉफ्टवेयर हाउस चलाने से पहले कोई एक मैनेजमेंट होगी, एक टीम होगी जो आपको बीए देगी या रिक्वायरमेंट इंजीनियर देगी, आर्किटेक्ट देगी, टेस्ट इंजीनियर देगी। ये सब कहाँ से आएगा? ये एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो मैनेज होगा। उसका मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐसी नहीं होगी, एक बड़ा काम है जो मैनेजमेंट का होना, प्रोजेक्ट को प्लान करना और टीम और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना, क्वालिटी एश्योरेंस करना, इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये एक सुपर सेट है सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है ना? तो कोडर प्रोवाइड करना, टेस्ट इंजीनियर प्रोवाइड करना, तो ये एक मैनेजमेंट है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसका पार्ट है। तो अगर ये वाले पार्ट नहीं है तो ये वाला काम बहुत वीक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पहले वाले पुराने जमाने में तो ये था कि कुछ नहीं, हम दो लोग थे, एक रिक्वायरमेंट दे रहा था, एक कोड लिख रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल टीम। तो डेवलपमेंट टीम एक अलग टीम है और मैनेजमेंट टीम एक अलग टीम है। अगर वो नहीं है तो बहुत सारी चीजें मिस होंगी। हमारे पास वो तो है ही नहीं सर, टेस्टिंग तो है ही नहीं, अब क्या करें? ऐसे ही दे देते हैं। नहीं भाई, सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं बनता है। ठीक है, तो प्लान करना, मैनेज करना, ये सारी चीजें पैरेलल एक्टिविटी कहलाती हैं, अम्ब्रेला एक्टिविटी कहलाती है। तो जहाँ बट अम्ब्रेला एक्टिविटी समझे का मतलब है वो सुपर सेट है। मैं एक और डायग्राम बताता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। बात समझ में आ रही है कि ये होना भी जरूरी है, प्रोजेक्ट मैनेजर होना भी जरूरी है, क्वालिटी एश्योरेंस के लोग भी जरूरी है, और फिर आपके पास वो डिपार्टमेंट हो जो लोगों को आपको प्रोवाइड करेगा, टेस्ट इंजीनियर आपको ट्रेन करके देगा या हायर करके देगा। ठीक है, तो ये वही चीज लिखी हुई है। डेवलपमेंट एक अलग चीज है, मैनेजमेंट एक अलग चीज है। बात समझ में आ रही है? जी। तो अभी तक क्या समझा हमने? हमने ये समझा कि इंजीनियरिंग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट और एरर कम से कम, अभी सारी चीजें हम सीख रहे हैं कि जो तरीके से हम बनाते हैं, अपना FIP करते हैं या कोई असाइनमेंट मिलता है प्रोग्रामिंग का, वो हम कर लेते हैं, वो इंडिविजुअली कर लेते हैं या दो दोस्त मिलकर कर लेते हैं। लेकिन जब मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में जाऊंगा जहाँ 500 लोग हैं, वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ एक डेवलपमेंट टीम अलग होगी, ठीक है, और एक मैनेजमेंट की टीम अलग होगी जो प्लान एंड कंट्रोल करती होगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती होगी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होती है। ठीक है, ये सारी चीज़। डेवलपमेंट में बहुत सारे रोल हैं, बिजनेस एनालिस्ट है, आर्किटेक्ट है, डेवलपर है, ये रोल सारे सुने हुए हैं। बिजनेस एनालिस्ट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सुना हुआ है पहले से, पता है क्या चीज़ होती है? SQN। जी, कोई बताएगा सर को? कोई बताएगा सर को या नहीं बताएगा? चलिए, आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन बहुत वीक है, मतलब आई डोंट नो। चलिए खैर आगे चलते हैं। ठीक है, ये ये वो है रिक्वायरमेंट डिजाइन डेवलपमेंट, लेकिन उसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो रही है। इनको कहते हैं अम्ब्रेला एक्टिविटी या पैरेलल एक्टिविटी। तो ये हर वक्त होती रहेगी। डिजाइन कर रहे थे तो प्रोजेक्ट मैनेजर पूछेगा कितनी डिजाइन हो गई, कोडिंग कर रहे थे तो प्रोजेक्ट मैनेजर पूछेगा, और क्वालिटी इंश्योरेंस वाला हर वक्त देखता रहेगा, सर पे नाजिल रहेगा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, SEPG ग्रुप भी कहलाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप। तो ये सारी चीजें आप पे नजर रखेंगे तो जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट अच्छी हो जाएगी। बार बार एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये सारा कोई होगा ना जो देखेगा। तो ये सारी पैरेलल एक्टिविटीज हैं, ये सब करने से, देखने से सॉफ्टवेयर अच्छा बन जाएगा। तभी हम बेसिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्रोसेस पढ़ेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई मसला नहीं है? ठीक है, कोई जवाब नहीं आ रहा तो मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आइटम क्या, मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, चेंज मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है? किसी को मालूम है व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट? नाम सुना हुआ है कभी? चलिए, तो क्या चीज़ होती है भाई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट? अक्षय आपने बताया है कि जी सुना हुआ है, क्या चीज़ होती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट? चलिए,
देखिए जैसे अगर आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन आइटम इसके हैं हार्ड डिस्क, कॉन्फ़िगरेशन आइटम है इसका प्रोसेसर, कॉन्फ़िगरेशन आइटम है इसकी मेमोरी, कॉन्फ़िगरेशन आइटम है इसका स्क्रीन का साइज़। इससे क्या होता है, आप कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं अपने सॉफ्टवेयर अपने हार्डवेयर की, अपने कंप्यूटर की। उसी तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, जो आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं या जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं, वो सब कॉन्फ़िगरेशन आइटम है। मसलन मैं कस्टमर के पास जाता हूँ और मीटिंग करता हूँ, तो उसके मिनट्स बनेंगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो एक कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, क्योंकि वो मैंने बनाया और कस्टमर को भेजा, तो कस्टमर ने कहा नहीं इसमें चेंज करो, तो उसका वर्जन चेंज हो रहा है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन आइटम है। इसी तरह से मैं एक हफ्ता लगाता हूँ, रिक्वायरमेंट लेता हूँ, तो रिक्वायरमेंट लेने के बाद एक डॉक्यूमेंट बन जाता है 40 पेज का। तो वो 40 पेज का जो डॉक्यूमेंट है एसआरएस, वो एक कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, ठीक है, क्योंकि इसके वर्जन हो सकते हैं। बनाया था मैंने, कस्टमर को दिखाया था, कस्टमर ने पेज नंबर 20 पे और पेज नंबर फलाने पे और फलाने फलाने पेज पे गलती निकाली थी, तो वो फिर अपग्रेड हो गया, यानी अब से मैम रैम अपग्रेड होती है ना, तो इसमें ये वर्जन अपग्रेड हो गया, तो अब वर्जन 2 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन आइटम है। इसी तरह जो सोर्स कोड में लिखता हूँ तो वो बहुत गलतियां आती हैं, दोबारा से चेंज होता है, दोबारा से लिखता हूँ, तो वो वर्जन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वर्जन चेंज हो रहा है, तो वर्जन कहीं चेंज हो और सेव हो जाए, तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आइटम है। इस तरह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करता हूँ, तो मैं जब टेस्ट करता हूँ तो एक रिपोर्ट बनाता हूँ, फिर जब वो जैसे मेरे पास आए सॉफ्टवेयर, तो मैंने 20 एरर निकाले और कस्टमर उसको दे दिया प्रोग्रामर को, और प्रोग्रामर ने सही किया, उनमें से 20 में से 12 तो सही हो गए, 8 अभी भी आ रहे हैं, तो वो दोबारा जाएंगे, तो उसकी रिपोर्ट बन रही है, तो वो रिपोर्ट इज अ कॉन्फ़िगरेशन आइटम, ठीक है। तो अब जब 50 लोग 100 लोग काम कर रहे हैं, तो डिफरेंट वर्जन्स पे काम करेंगे, देयर हैज टू बी अ मैकेनिक्स या मैकेनिज्म जिसमें ये सारे वर्जन कंट्रोल हो रहे हो, वरना तो मैं किसी और सॉफ्टवेयर के वर्जन पे काम कर रहा हूँ, तो सब काम ज़ाया चला जाएगा, ठीक है ना। और ये भी है कि एक टीम लाहौर में बैठी, एक कराची में बैठी और एक दुबई में बैठी है, इन सबको मिल के काम करना है, तो इसका मतलब है कोई टूल होना चाहिए कि आपके पास, ठीक है। फिर मेरे पास 10 प्रोग्रामर हैं और एक की हार्ड डिस्क खराब हो सकती है, हाँ हो सकती है, एक हार्ड डिस्क लेके फलानी जगह से गुजर रहा था, तो डाकुओं ने उसका लैपटॉप छीन लिया, ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, या लैपटॉप गिर जाए, टूट जाए, हार्ड डिस्क खराब हो जाए, ये भी हो सकता है। तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जो काम है वो ज़ाया ना जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक हार्डवेयर हो जिसमें सारों काम ऑफिस से निकलने से पहले अपलोड हो और फिर वो एक जगह मौजूद हो। मैंने एक काम किया था और घर पहुंचा था, मुझे बुखार चढ़ गया और काफ़ी तबीयत खराब हो गई, मैं 3 दिन तक नहीं आ सकता, मेरा लेटेस्ट काम तो वहाँ मौजूद होना चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, ठीक है। जिन लोगों ने गिटहब का नाम सुना है, तो गिटहब भी यही करती है कि सारे लोग काम कर रहे हैं और अपना अपना सॉफ्टवेयर अपलोड कर देते हैं, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए होती है या कोड के लिए होती है, लेकिन हर चीज़ को मेंटेन करना चाहिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन को, इसको उसको, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट क्या होती है, जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो चेंज आएगी, चेंज इज इनएविटेबल, जरूर आएगी, तो वो कैसे होगी, उसका कोई प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। ये सारे प्रोसेसेस हैं। इंस्पेक्शन का प्रोसेस क्या है, मैंने रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट बनाया और डिजाइनर को दे दिया, तो वो कहता है नो, आप डिजाइनर को नहीं देंगे, आर्किटेक्ट को नहीं देंगे, आप एसक्यूए टीम को देंगे, और एसक्यूए टीम बताएगी कि ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है, ठीक है। तो अभी इंस्पेक्शन का प्रोसेस, अभी इंस्पेक्शन होगी तो क्या होगा, गलती कम से कम हो सकती है। अभी प्रोसेस इंप्रूवमेंट को मैं रोक लेता हूँ, इस पर बात नहीं करते फिलहाल, बाद में बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये सारे प्रोसेसेस हैं, ये सारे एक्टिविटीज करने से क्या होगा, गलती का चांस मिनिमाइज हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें होंगी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होगी, चेंज मैनेजमेंट होगी, इंस्पेक्शन प्रोसेसेस होंगे, तो क्या होगा, जो सॉफ्टवेयर बनेगा ना, जो बैंक को मिलेगा, वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होगा, उसमें गलतियों के चांस ये नहीं कि जीरो हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, बहुत ही मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। अब जरा डेवलपमेंट
प्रोसेस होता क्या है। अभी हमने मैनेजमेंट को हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट को हम कब देखेंगे, जब हम 8वें सेमेस्टर में या 7वें सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है, प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, वो हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम हमारा फोकस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन है या इंजीनियरिंग वाला है। क्लियर है यहाँ बात। पढ़िए जरा क्या लिखा है, मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँ, बोल बोल के थक गया हूँ। ठीक है, तो डेवलपमेंट फेज को क्या किया हमने, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ऐसे नहीं बनता है। तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए हमने क्या किया, पहली बात तो है कि डिफरेंट मेथोडोलॉजी होंगी, अभी हम पढ़ेंगे इस पीपीटी को खत्म करने के बाद या इस लेक्चर को खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे वाटरफॉल क्या होता है, एजाइल क्या होता है और स्क्रम क्या होता है। तो ये डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं। जो ये वाली लाइन है ना, वैरायटी ऑफ मेथोडोलॉजीज, सॉरी वैरायटी ऑफ मेथोडोलॉजीज, तो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हम पढ़ेंगे, हर एक के डिफरेंट डिफरेंट तरीके कार हैं, सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं, अब ये इसलिए करते हैं कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको डिवाइड कर लो, थोड़ा थोड़ा तोड़ लो, ब्रेक कर लो, डिकम्पोज कर लो। तो एक बड़ा सॉफ्टवेयर एकदम से बनाना मुश्किल काम है, थोड़ा थोड़ा करके बनाना, अलग अलग करके बनाना आसान है, ठीक है ना। तो लार्ज को हमने क्या किया, थोड़ा 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 कर लिया। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन क्या था कि हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, एब्स्ट्रैक्शन जो हमने पढ़ा था वही पढ़ा था कि जब 4 चीज 5 चीज होती हैं तो हम क्या करते हैं, एक चीज पे फोकस करते हैं। एक चीज पे फोकस करने से क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्शन हो जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो ये सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो हम अब थोड़ी देर में सीखने वाले हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है, डेवलपमेंट फेज में ये होता है। हम जरा देखते हैं इनका ये होता है क्या है, ठीक है। ये तो क्लियर है, मैं आगे जा रहा हूँ। अब रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन क्या चीज होती है, ये सब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन क्या चीज है, पढ़िए जरा। अच्छा, अब एक थोड़ी सी बात याद रखिए, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के पास जाएंगे, तो वो आपको एक बिजनेस का प्रॉब्लम बताएगा कि जनाब मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसमें सेल्स जो है ना वो वीक है, या सेल्स की रिपोर्टिंग मैकेनिज्म वीक है। ये एक बिजनेस का प्रॉब्लम है, ठीक है। वो ये नहीं बताएगा मुझे कितने स्क्रीन चाहिए, कितने रिपोर्ट चाहिए। तो रिक्वायरमेंट देख रहे हैं आप, इसके यहाँ गैदरिंग नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है एलिसिटेशन। जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो यहाँ वर्ड यूज होता है एलिसिटेशन। कस्टमर प्रॉब्लम तो बताएगा मगर उसको क्या चाहिए उसको खुद भी नहीं पता। कुछ को पता भी होती है, वो बहुत कम होते हैं, वो कहीं और से आए होते हैं सॉफ्टवेयर बनवा के, तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन नॉर्मली टीम्स को पता नहीं होता है कि हमारा मसला कैसे हल होगा। प्रॉब्लम पता होती है, तो वो प्रॉब्लम बताएंगे। ये ऐसे ही है जैसे आप डॉक्टर को बताएं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर पूछेगा और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, वो डायग्नोज करेगा डिजीज क्या है, ठीक है। तो जब आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं, जा रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो आपको प्रॉब्लम बताएगा। वो प्रॉब्लम समझेंगे, एनालाइज करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा। उसमें ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब है सॉफ्टवेयर, उसका मतलब है डेटाबेस, उसका मतलब है डेटा एंट्री, अभी सारी चीजें हैं, सोल्यूशन का पार्ट है। तो क्या चाहिए, ठीक है ना, तो क्या चाहिए ये आपका प्रॉब्लम है। हाउ पे आपकी बात नहीं होती, ठीक है ना। आपकी नीड है क्या, आपका मसला है क्या, ठीक है। तो ये आप बात करते हैं रिक्वायरमेंट सेशन पे, फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। तो इसका आउटपुट क्या है कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है और क्या चाहिए, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS। ये पहला फेज हो गया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट करने से क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट करने से ये होता है कि सारी चीजें लिखी हुई हैं, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता, कोई चीज भूल नहीं सकते, कोई चीज मिस नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपने दर्जी के पास जाके एक डिजाइन बताई है, आपने उसको सारी चीजें बताई हैं, आपका नाप बताया,
वो कागज पे नाप ना लिखे, आपकी डिजाइन कौन सी चाहिए वो ना लिखे, और आप चले जाएं, और जब वापस आए एक हफ्ते बाद उसने सूट सिलाओ तो वो तो वैसा नहीं सिला था, क्योंकि उसके दिमाग में याद नहीं रही थी। तो आप तो कहते हैं कि जी मैंने तो ऐसे नहीं कहा था, ऐसे कहा था, वो कहेगा नहीं आपने ऐसे ही कहा था। डिसएग्रीमेंट हो सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर उसने लिखा हुआ है तो कोई मसला नहीं है कि देखिए आपने ये नाप दिया था, इसको मेजर कर लीजिए, यही नाप है, ये डिजाइन है, ये कपड़ा है, ये सारी चीजें, तो डिसएग्रीमेंट नहीं होगा अगर रिकॉर्ड है तो। इसलिए अच्छी डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है। डिसएग्रीमेंट अब तो मैं तो एक नाप की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो बहुत बड़ा सा सॉफ्टवेयर है ना, इसमें 50 स्क्रीन है, 50 रिपोर्ट हैं, तो क्या मांगा था क्या नहीं मांगा था, क्या चीज़ कैसे प्रोसेस थी, कितनी डेटा एंट्री स्क्रीन थी, कितनी रिपोर्ट थी, अभी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं तो कोई मसला नहीं होगा, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस आसान हो जाएगी। लिखा हुआ है ना, यही सब तो मांगा था आपने, यही लिखा हुआ है। जाने से पहले मैं कहता हूँ भाई देख लीजिए आपने यही मांगा है ना, तो ये सारी चीजें, तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो डिसएग्रीमेंट बहुत हो सकती है, मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो वो कहा था, और आपके जो सॉफ्ट रिक्वायरमेंट लेने आए थे वो कहाँ हैं सर, वो तो छोड़ के चले गए, उन्हीं को तो बताया था। अब ये शरारतें हो जाएंगी, तो इसलिए डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है। तो प्रोसेस हो गया, स्किल सेट हो गया, और हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें स्टैब्लिश होती जा रही है हमारी, प्रोसेस अच्छा होगा तो सॉफ्टवेयर अच्छा बनेगा, फिर उसका टेम्पलेट्स, आर्टिफैक्ट्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये डिज़ाइन है, प्रॉब्लम क्या था और मुझे क्या देना है इसको, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है, जो आप फंक्शनैलिटी देंगे इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट, आप मुझे क्या देंगे, ये देंगे, ये देंगे, तो इससे मेरा मसला हल हो जाएगा, हाँ इससे मेरा मसला हल हो जाएगा। तो ये डिज़ाइनिंग है आपकी, आर्किटेक्ट डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन, इसको मैंने एक स्लाइड में थोड़ा समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। तो ऐसे ही जैसे अगर आपको किसी ने घर, मैं वो हूँ आर्किटेक्ट, और किसी ने घर बनवाना है तो मुझे बुलाया, तो अपनी रिक्वायरमेंट बताई, जनाब ये मेरे पास इतनी बड़ी ज़मीन है और उस पर 2 कमरे होने चाहिए, किचन होना चाहिए, और एक ड्राइंग रूम होना चाहिए। ये बता दिया उसने, तो मैं उसकी पसंद पूछ लेता हूँ कि कमरा बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या बराबर होना चाहिए, किचन कैसा चाहिए, गुजारे वाला चाहिए या बड़ा और खूबसूरत चाहिए। अभी सारी सारी सुन के मैं फिर एक डिज़ाइन बनाऊंगा, ठीक है। डिज़ाइन बनाने के बाद फिर मैं उनको दिखाऊंगा, देख लीजिए आपने कहा था कि कमरे बराबर होने चाहिए, कमरे देख लीजिए, ड्राइंग रूम बड़ा होना चाहिए, किचन बिल्कुल थोड़ा सा होना, अभी देख लीजिए। डिज़ाइन आर्किटेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद एग्रीमेंट के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, उसके बाद कोडिंग शुरू होगी, तो इससे एग्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फेज में मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपसे कहा है कि बहुत सारी स्क्रीन बनानी है, उनमें से एक है स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करना है। कौन सा? पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी दरमियान वाली चीज जो है ना, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है आपकी, आपका नाम, आपके फादर का नाम, CNS, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब ये मेरे पास एक स्क्रीन चाहिए जिसमें मैं डाल सकूं, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब ये डालने के बाद एक तो स्क्रीन चाहिए फ्रंट एंड मुझे, दूसरा मुझे बैक एंड पे यही डेटाबेस भी चाहिए। अब उसने तो नाम बताया, लेकिन नाम ऐसे नहीं होता है, नाम की 3 फील्ड होंगी, फर्स्ट नेम, बैक, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और ये 20 कैरेक्टर का होगा, ये 20 कैरेक्टर होगा। तो स्क्रीन पे फर्स्ट नेम, सेकंड, मिडिल नेम एंड थर्ड नेम, लास्ट नेम आ रहा होगा, 3, और उसमें 20-20 कैरेक्टर के होंगे, इस तरह से मैं ले लूंगा। तो बात ये कि ये डेटाबेस जाके स्टोर कहाँ होगा, ये डेटाबेस की डिज़ाइन है। ये फ्रंट एंड बनेगा, नाम लिखा होगा और एक डब्बा नजर आ रहा होगा, डब्बा इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड है। फिर आर्किटेक्ट क्या चीज़ होती है? आ, ऐसे लोग जो फेसबुक यूज़ करते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन से हो, चाहे लैपटॉप से हो, तो उनके पास एक स्क्रीन आ रही होती है, कुछ ऐसी स्क्रीन होती है जिसमें वो चीज़ें देख रहे होते हैं, और वो जब एंटर करते हैं वो जाके सेव हो जाती है। अब वो कहाँ सेव होती है? कराची में होती है, वो दुबई में सेव होती है, या अमेरिका में कोई क्लाउड है वहाँ पर जाके सेव होती है, ये आपको नहीं पता। वो कैसे इंटरेक्ट करती है, ये आर्किटेक्ट है, ठीक है। वो परफॉर्मेंस सही दे रही है, नहीं दे रही है, वो क्रैश तो नहीं कर जाती, ठीक है। तो ये एक आर्किटेक्ट है। अगर आर्किटेक्ट अच्छा है तो वो परफॉर्मेंस के इशू भी नहीं देगी, चाहे वो 10 लोग हों या 10 लाख लोग हों, वो डेटा क्रैश नहीं होने देगी, वो परफॉर्मेंस को डिग्रेड नहीं होने देगी,
अब ये एक आर्किटेक्ट क्या चीज होती है? अब ये वो सवालात हैं जो आपने करने हैं, जो आपको कि जनाब ये जो डेटाबेस बना रहा हूँ तो ये खाली मेरी क्लास का बनाना है या हर क्लास का अलग अलग बनाना है? तो मैं कहता हूँ यार हर क्लास का अलग अलग बनाओ। फिर आप कहते हैं सर ये सेमेस्टर वाइज बनाना है या क्या करना है, यानी इसको किस तरह से सेग्रीगेट करना है? फिर ये खाली सीएस का बनाना है या हर डिपार्टमेंट का बनाना है? अब ये अलग अलग चीज़ें हैं और इनको मैं अलग अलग करूँगा तो परफॉर्मेंस के इशू नहीं होंगे और मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगी। तो ये आर्किटेक्ट है। फिर आप सवाल करते हैं कि सर ये जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ये खाली डीएसयू के यूनिवर्सिटी के अंदर ही यूज़ होगा या आप घर से भी यूज़ हो सकता है? मैं कहता हूँ यार घर से भी यूज़ होगा तो इसका मतलब है ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। और अब भी डिफरेंट सवाल करते जाएंगे, उस हिसाब से आप कस्टमर को सोल्यूशन दे रहे हैं आर्किटेक्ट का। तो ये आपकी डिज़ाइन है। बात समझ में आ रही है? एक यानी ये वाली तो फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है, लेकिन लेकिन खाली यही नहीं है। यूँ समझिए कि मेरे पास एक मैं ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेट कर रहा हूँ, उनका सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ पूरा ना, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन उनका एक हेड ऑफिस है जो कराची में है, आई चुंदरीगढ़ रोड पे, और उनके पास एक फैक्ट्री है जो साइट एरिया में है, और एक फैक्ट्री है जो लाहौर में है। तो इन सबको कैसे कनेक्ट करूंगा? सेंट्रलाइज एप्लीकेशन होगी या लाहौर अलग होगा, कराची अलग होगा, फैक्ट्री अलग होगी? अब ये आर्किटेक्ट है। बात समझ में आ रही है? इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक आर्किटेक्ट है। जब आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि बैंकिंग की एप्लीकेशन है, खाली पाकिस्तान से यूज़ होगी या और जगहों से भी यूज़ होगी, और उसमें डेटा अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, परफॉर्मेंस के इशू, सिक्योरिटी के इशू, ये सारी चीज़ें आर्किटेक्ट हैं। ठीक है? फिर ये वाली चीज़ों से आप फेमिलियर हैं, कोडिंग, यानी आपको जो सॉफ्टवेयर बनाना है फ्रंट एंड एंड बैक एंड, तो जो आपने बताया था इतने स्क्रीन बनाना है, इसमें ये चीज़ें होती हैं, वो आप बना देंगे। उसके बाद आप टेस्टिंग करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। कोडिंग का आउटपुट क्या है? कोडिंग का आउटपुट है सोर्स कोड, एग्जीक्यूटेबल नहीं, सोर्स कोड। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? रिक्वायरमेंट लेने के बाद एक आउटपुट क्या आएगा? एसआरएस। डिज़ाइन का आउटपुट क्या आएगा? डिज़ाइन का आर्किटेक्ट। सोर्स कोड ये उसका है। टेस्टिंग में क्या आएगा? टेस्टिंग का आउटपुट है टेस्ट प्लान, टेस्ट केस, बग रिपोर्ट। ठीक है? अभी थोड़ी सी चीज़ें सेंस कर रहे हैं आपके, ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में तो बहुत चीज़ें हैं, डिटेल है, स्पेशलाइज स्किल है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम हो जाएगा। जैसे हम बनाते हैं वैसे नहीं, ये अलग अलग टीमें हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं चीज़ें, और सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जनाब एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाएगा। यहाँ तक सेंस समझ में आ रही है? कोई मसला तो नहीं है? सॉरी, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक और चीज़ रियलाइज करते हैं, बिल्ट एंड फिक्स में क्या होता था? रिक्वायरमेंट दी और कोड कर लिया, रिक्वायरमेंट दी, कोड कर लिया, तो कोडिंग बहुत ज्यादा थी और टेस्टिंग भी उसी में हो रही थी। लेकिन ये जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है इसमें बहुत थोड़ी सी है कोडिंग। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है या लेंथी एक्सरसाइज है। रिक्वायरमेंट लो, डिग इन करो, सारा कुछ करो, डॉक्यूमेंट करो, ये एक एक्सरसाइज है। फिर उसकी डिज़ाइन करो, परफॉर्मेंस के इशू, कनेक्टिविटी के इशू, इंटीग्रेशन के इशू, ये देखो। ठीक है? सिक्योरिटी के इशू, फिर कितनी स्क्रीन बनानी है, कितने रिपोर्ट बनानी है, ये हमने बता दिया ये। लेकिन बनने के बाद जितना टाइम बनने में लगा उतना टाइम टेस्टिंग में भी लगेगा। अब बैंकिंग की एप्लीकेशन ऐसे नहीं जाएगी, सारे सिनेरियो, सारी कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत थोड़ा सा रह गया और बहुत सारे काम हो गए। इससे क्या होगा? इससे सॉफ्टवेयर बेहतर बन पाएगा। तो ये रियलाइजेशन आ रही है कि जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन वो 1/3 पार्ट है या इससे भी कम है। तो ये रियलाइज हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो पहला सवाल किया था सर ने, कि अगर प्रोसेस अच्छा है, बिल्ट एंड फिक्स के अगेंस्ट ये वाला प्रोसेस जो है इसमें एरर कम आएंगे। क्यों कम आएंगे? ये एक अलग आदमी है, ये एक अलग आदमी है, एक अलग आदमी है, और ये टीम अलग है, और ये
ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पता चल गया कि कितने स्क्रीन कितनी रिपोर्ट बनानी है तो वो बना देगा, गलती के इम्कान नहीं होंगे, सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। ठीक है, इसको जरा यहाँ रोक लेते हैं। ठीक है, गिव मी फ्यू मिनट्स में बोल के थोड़ा थक गया हूँ मैं, पानी तो पी नहीं सकता, तो बस गिव मी 2-3 मिनट्स, मैं जरा